अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो गाइस टुडे वी विल डिस्कस ओम्स लॉ। हम आज डिटेल में ओम्स लॉ को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो हमने क्या टारगेट कर रखा है, यहाँ हमने क्लास 10 की जो फिजिक्स है उसको हमने टारगेट कर रखा है, उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। और ये देखें तो ये चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का हम उठा रखे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें आज का हमें ये कवर करना है वो है ओम्स लॉ के ऊपर। हम ओम्स लॉ के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। चलो पहले मैं आपको बेस से स्टार्ट करता हूँ कि बेस किसके मतलब ओम्स लॉ के जो रिक्वायरमेंट है उसकी मैं आपको एक दो मिसालें समझाऊंगा ताकि आपको ओम्स लॉ का आइडिया क्लियर हो जाए कि ओम्स लॉ होता क्या है। मैं एक बीकर ले लेता हूँ भाई, क्या ले लेता हूँ, एक बीकर ले लेता हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ पे एक बीकर लूंगा इसको मैं भर दूंगा, पानी से भर दूंगा। ऑफकोर्स अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको मैंने किससे भर दिया, एक बीकर थी हमारे पास, इसको मैंने पानी से भर दिया। ठीक है ना, अब हमारा क्या होता है, अगर यहाँ से मैं एक सुराख करूँ तो यहाँ से पानी आएगा नीचे, अगर एक मैं यहाँ पे सुराख करूँ तो ये आएगा वाटर हमारे नीचे आएगा। ऑफकोर्स यहाँ से आएगा वाटर, ठीक है, आएगा वाटर यहाँ से नीचे, इससे पानी हो के ये नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और मैं छोटा सा सुराख कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं एक सुराख कर देता हूँ, तो हमने देखा कि ये इसके थोड़ा सा और दूर आएगा पानी, मतलब यहाँ तक आएगा पानी। ठीक है ना, आए समझ आपको। और अगर मैं सबसे नीचे सुराख करता हूं तो ये बहुत दूर तक पानी आएगा। ठीक है ना, ये बहुत दूर तक चला जाएगा। ये हमारा जो है ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ड्यूटी ऑब्जर्वेशन है। अब हमने यहाँ पे क्या चीज देखी, सपोज अगर हम बाहर देखें तो बाहर है 0 पास्कल। 0 पास्कल हमारा बाहर टेम्परेचर है, ठीक नहीं, टेम्परेचर नहीं है सॉरी, प्रेशर है। ठीक है, मैं अगर इसको लेयर में डिवाइड कर दूं, ये है फर्स्ट लेयर, ये है सेकंड लेयर और ये है थर्ड लेयर। ठीक है ना, थर्ड लेयर, सेकंड लेयर और ये आएगी फर्स्ट लेयर। अब हमने यहाँ पे क्या एनालिसिस किया भाई, ये जो बीकर है इसको हमने 3 जगह से क्या पाइप लगाया, तो हमने देखा जो सबसे नीचे है वहां से वो जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और जो उसके ऊपर है वो थोड़ा फ्लो कम है, और जो उसके ऊपर है वहां पे थोड़ा सा कम है। तो हमने देखा जो सबसे नीचे है वहां पे फ्लो सब जाता है। तो इसका रीजन क्या है, सपोज यहाँ पे इस लेयर में जो प्रेशर है वो है 10 पास्कल, इसके ऊपर भी यहाँ पे जो प्रेशर है वो है 10 पास्कल, एंड यहाँ पे भी जो प्रेशर है वो है 10 पास्कल। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। देखो जो फर्स्ट वाली लेयर है ना, वहां पे जो प्रेशर है वो सिर्फ 10 पास्कल है, और इसलिए इसका जो फ्लो आ रहा है वाटर का वो ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, वो करीब ही गिर रहा है पानी यहाँ पे। ठीक है, अगर नेक्स्ट लेयर को देखें तो इसका इस लेयर का अपना 10 पास्कल, इसका अपना प्रेशर है, और ऊपर से 10 पास्कल ऐड हो रहा है। तो हमने देखा तो टोटल इस लेयर पे जो काम करता है, इस लेयर की बात करें तो इस पे टोटल जो काम कर रहा है वो है 20 पास्कल। ठीक है ना, 20 पास्कल प्रेशर ऐड कर रहा है, तो इसलिए इसका थोड़ा जो फ्लो है वो थोड़ा दूर जा रहा है। ठीक है, अगर हम थर्ड लेयर की बात करें तो इसके ऊपर अपना एक तो 10 है, ऊपर से ये जो 20 वाला ऐड हुआ तो टोटल 30 पास्कल यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लो होने की चांसेस बने रहते हैं, इसलिए ये जो वाला फ्लो है वो बहुत ज्यादा दूर जाएगा। ठीक है ना, ये आपको कॉमन मैकेनिज्म पता है। ये क्यों हो गया, हमने देखा प्रेशर डिफरेंस की वजह से। हमने देखा बाहर बिल्कुल कम प्रेशर है, और अदर जब हम प्रेशर वेरी करते हैं, पहले हमने क्या रखा, पहले हमने रखा ऊपर 10 प्रेशर मतलब 10 पास का रखा तो फ्लो थोड़ा कम था, उसके बाद जब हमने इसको इंक्रीज किया तो क्या फ्लो इंक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या चीज सीखी, सॉरी ये कट गया, हमने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे देखो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं किसको, तो हम क्या देखा कि फ्लो भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये कॉमन फेनोमेना हमने अंडरस्टैंड किया। ठीक है ना, तो सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम देखें तो प्रेशर को हम यहाँ पे मानेंगे पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिसिटी को मानेंगे हम, द फ्लो को मानेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मतलब है, इन टर्म ऑफ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करें तो अगर हम किसी भी सर्किट का पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो करंट का फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बस इतना से था। ठीक है ना, एक और मिसाल से आपको समझा दूं, काफी मजा आने वाला। अब हमें आपको बताता हूँ कि जनरल मैकेनिज्म किस तरह होता है। ये हमारे यहाँ जो विंड चलती है ना, विंड आपको पता है, बाहर जाते हो लू चलती है, बाकी विंड चलती है, तो ये विंड किस तरह चलती है, इनका मैकेनिज्म क्या, लोकल विंड चलने का। ठीक है, अच्छी तरह से 1 मिनट में समझाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे सूरज है भाई, क्या है यहाँ पे, सन है। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसे नीचे रेज आती हैं या नहीं आती हैं, आगे रेज नीचे आ गई। ठीक है ना, अब यहाँ पे जब पड़ती है ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, यहाँ पे इस वाले एरिया में क्या हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो इसके बदले क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। याद रखना, हाई टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब है लो प्रेशर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया और लो प्रेशर हो गया, और जो विंड है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, मतलब लाइट विंड ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पे एक तो गैप क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे कोल्ड विंड आती है समवेयर, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा। ठीक है ना, लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा। हमने क्या देखा, हाई प्रेशर से चीजें मूव कर रही है लो प्रेशर की तरफ, वो ये विंड जा रही है। ठीक है ना, और ये विंड यहाँ से ऊपर जाएगी और एक सर्कल बना देगी, जिसको आप अगर आपने अर्थ साइंस पढ़ी है तो वहां पे आपको पता चलेगा, ये कुछ हेडली सेल होते हैं। ये विंड इस तरह मूव करती है थ्रू दी एटमॉस्फेयर, तो इस तरह मूव करती है। हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें जो देखने की बात क्या, यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो प्रेशर कम हुआ, और यहाँ से हाई प्रेशर की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, और वहां से मतलब मूवमेंट हुई, किसकी, विंड की मूवमेंट हुई। देखने की बात यही है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें मूव कर रही है।
इंपॉर्टेंट है ना। जब आप प्रेशर को ज्यादा कर दोगे, यहाँ पे हाई प्रेशर ज्यादा हो गया और लो प्रेशर ज्यादा कम हो गया, तो इतनी फास्ट तरह से ये विंड ब्लो करेगी, जितना आप क्या करोगे इसको शार्प करोगे इतनी तेज ये मूव करेगी, ठीक है ना। सिमिलरली हमारे इलेक्ट्रिसिटी में भी ये कंसेप्ट है, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपका जो करंट है वो भी ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है ना। अब ये जो रिलेशन थी, ये रिलेशन किसने दी भाई? ये सबसे पहले देखो, हमें सबको तो पता था, लेकिन ये नोटिस सबको था, लेकिन ये देने वाला कोई भी नहीं था, तो इसको सबसे पहले दी थी जॉर्ज और साइमन ने दी थी। किसने दी थी? मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ऑफकोर्स मैं अभी तक यही आपको समझा, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मैंने अभी तक सेम टू सेम यही समझाया हुआ है। ये पूरा मैकेनिज्म, प्रेशर का, फ्लो ऑफ चार्ज, ये सब कुछ मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। तो हम देख लेते हैं आप इसके बारे में, ये भी मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया, ठीक है। हम देख लेते हैं अब ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा, जो होता है ना कि डेफिनेशन देख लेते हैं उसकी। ओम्स लॉ की बात करें तो इसको दिया था जॉर्ज साइमन ओम्स ने, और ये दिया था 1827 में। नोट चाहिए तो आप नोट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नोट आपको मिल सकते हैं, सॉरी रिकमेंड कर सकते हैं। नोट क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, ये क्या कहते हैं देख लेते हैं। मैं इसको डायग्राम से बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि डायग्राम में ज्यादा मजा आता है और चीजें ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाती है, ठीक है ना। मैं एक सर्किट बना लेता हूँ, सर्किट डायग्राम किस तरह की होती है आप सबको पता है। सपोज यहाँ पे मैं एक जूम करके एक बना देता हूँ, हमारा जो भी है, ठीक है। ये एक हल्का सा मैंने बना दिया ताकि आपको चीजें अंडरस्टैंड रहें, ठीक है ना। सपोज ये है, हमने पोटेंशियल कुछ वोल्टेज अप्लाई की और यहाँ पे अंदर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है ना। इसकी नेगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। हमने यहाँ पे दिया तो यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हुआ, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे 6 वोल्ट है, क्या है 6 वोल्ट। अच्छी तरह से देखना सर्किट को भाई, हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया 6 वोल्ट का, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, यहाँ पे इस साइड नहीं, इस साइड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इस साइड इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है। इलेक्ट्रॉन का मूव इस साइड है, कन्वेंशनल देखो, ठीक है ना। और यहाँ से जाएगी इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, 6 वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मूव कर रही है एट कांस्टेंट रेट, जितना उसको मूव करना था। बट अगर हम यहाँ पे 12 वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी डबल हो जाएगी भाई, वो भी तेज फास्ट मूव करेगी। इसका मतलब है अगर आप क्या कर दोगे, मतलब इसको मतलब वोल्टेज अगर आप ज्यादा करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपको ज्यादा चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी उसकी भी स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, उसका भी फ्लो ज्यादा हो जाएगा। तो सिंपली किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हमने जो देखा 6 वोल्ट को अगर आप इंक्रीज करके 12 वोल्ट कर दोगे तो यहाँ पे ताकत ज्यादा आ जाएगी, प्लस ज्यादा आ जाएगा, और यहाँ पे जल्दी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर फास्ट मूव करेंगे तो उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन कन्वेंशन लेते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में फास्ट तरह से एनर्जी मूव करेगी। तो यही कहता है ओम्स लॉ, यही कहता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। मतलब अगर आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ये आपको फंडामेंटल याद रखना है, इसका मतलब ये आप याद ही रखना, ठीक है। अब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना होता है तो हम करेंगे V इक्वल टू IR। आई होप इतना क्लियर होगा। तो IR की बात करें तो यहाँ पे R जो है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, और हम रेजिस्टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम मैं पहले देख लेता हूँ कि हमने नोट्स में क्या लिखा हुआ है, क्या सेम जा रहे हैं हम, ऑफकोर्स हमें तो सेम ही जाना है। ओम्स लॉ का यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, ये किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था 1827 में। अब ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन सच एज टेंपरेचर रिमेन्स अनचेंज्ड। ये कहता है हम जब इलेक्ट्रिक करंट, ये कहता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे उतना इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि जो फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, जो इनफैक्ट रियलिटी में होती नहीं है। मिसाल के तौर पर एक वायर ले लेते हैं, ठीक है ना, एक वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है, ठीक है ना। अब इसके अगर वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो हमें क्या पता है, वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे एक और चीज है ना भाई, जितना किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वहां पे रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी की वजह से, बट हाँ रेजिस्टेंस होता है। और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो वायर होता है ये गर्म होना शुरू हो जाती है, मतलब टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम में थोड़ा सा झोल है, कि फिजिकल कंडीशन सेम नहीं रह सकती, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता, टेम्परेचर चेंज करेगा विद टाइम। जितना टाइम वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी इतने टाइम में क्या होगा, वो चीजें हीट अप होंगी और वहां से एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर आने के चांसेस हैं, ठीक है। और इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा है, आप देखोगे V इक्वल टू IR, और R का मतलब रेजिस्टेंस है, जो मैंने कहा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप I अगर ग्राफ देखोगे, ठीक है, मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, और जो करंट होगा उसका स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। जब एक डायरेक्ट रिलेशन हो तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट रिलेशन हो तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे तक आता है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन, अब इसमें लिमिटेशन भी देख लेते हैं भाई। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि ओम्स लॉ कहता है कि भाई फिजिकल कंडीशन लाइक टेंपरेचर आपको सेम रखना, बट ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वहां पे हीट जनरेट होगी, ये बात याद रखना। तो इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता। और हम इसको बोल सकते हैं कि यूनिवर्सली लॉ भी नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कुछ जोल निकला है तो उसको हम यूनिवर्सली लॉ नहीं मान सकते, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल किस तरह किया जाता है आप देखोगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से देखो। एक लंप है हमारे पास, उसका रेजिस्टेंस है 80 ओम, 80 ओम उसके रेजिस्टेंस है, और उसमें जो करंट जा रहा है वो है 0.75 एम्पियर का, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना उसमें कितनी वोल्टेज आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, मेरे पास 80 और आप 0.75। करंट की बात करें तो करंट कितना है, आई कितना है 0.75 एम्पियर, और ओम्स कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 80 ओम, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, ये कितना 80 ओम है, ठीक है ना। आर कितना 80 ओम है, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। वी किसके बराबर होता है भाई, वी होता है आई आर के बराबर होता है, ठीक है ना। वी इक्वल टू 0.75 इंटू 80, ठीक है। अब इसको काटो, v किसके बराबर आएगा, क्रॉस मल्टी कुछ 58 आता है। एक मिनट जरा हम देखते हैं, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ नहीं करना, 60 आता है। याद रखना हमने क्या किया, वी और इसकी जगह आई की वैल्यू लिखी, यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी, तो 8 5 जार कितना होता है 40 होता है। और सामने ये जीरो भी लगाना था, पहले हमने ये जीरो लगाया, 8 5 जार 40, और 8 7 जार 56 और 4 60 हो गया। अब देखो दो के बाद पॉइंट है तो हम दो के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बन गया, दो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बन गया 60 वोल्ट बन गया। याद रखना इसका आंसर 60 वोल्ट बन गया। सिंपल याद रखना, कुछ भी नहीं करना है, हमें फार्मूला लगा देना v इक्वल टू आई आर के बराबर है, ठीक है। अब v आई हमें पता है 0.75 और r की वैल्यू हमारे पास है 80, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा कुछ 6 इतना बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमें पता दो के बाद पॉइंट हो तो हम यहाँ पे दो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 16 वोल्ट हमारे पास ओवरऑल पोटेंशियल बन जाता है इसका, ठीक है, वोल्टेज बन जाती है। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इससे ज्यादा आसान है। क्वेश्चन क्या कहता है देख लो एक बार, मैंने ऑलरेडी जहाँ पे मैंने पढ़ाए थे ये नोट वहाँ पे मैंने प्रोवाइड किए थे उनको, इसलिए मैंने सोचा कि बाकी लोगों को भी ये नोट अवेलेबल हो जाए, क्योंकि काफी अच्छे नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। एक बल्ब की बात करूँ, उसमें रेजिस्टेंस है 400 ओम्स का, और वो कनेक्ट करते हैं 200 वोल्ट के साथ, किसी भी 220 वोल्ट के मतलब किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को बताना है। तो आपको पता है v किसके बराबर है, आई आर के बराबर है, तो आपको i निकालना है। तो i किसके बराबर होगा भाई, v बाई आर के बराबर होगा। v की वैल्यू हमारे पास 220 है और i की वैल्यू हमारे पास है, i की वैल्यू हमारे पास क्या 200 है, नहीं 400 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नीचे आओगे, सिमिलरली 220 यहाँ पे लिखा है ना, मैं इसको जूम करके यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा। 220 डिवाइडेड बाई 400 को जब आप करोगे तो यहाँ पे आएगा 0.55 आपको एम्पियर आएगा, करंट आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज जो हमारा टारगेट था वो था ओम्स लॉ के ऊपर। कल हम क्या करने वाले, ये न्यूमेरिकल है, अगर आप करना चाहो तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो। कल हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो होगा रेजिस्टेंस के ऊपर। हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन से फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड है। बट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे अहेड।